राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला। 5 साल तक अदानी अंबानी को गाली दी गई। अदानी अंबानी को अचानक गाली देना बंद कर दिया गया। 5 साल से शहजादे 5 उद्योगपति की माला जपते थे। अचानक अदानी अंबानी को गाली देना बंद क्यों हुआ? क्या सौदा हो गया है? कितना पैसा पहुंचा है? सवाल उठाए गए प्रधानमंत्री की तरफ से राहुल गांधी पर। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। बड़ी खबर जिसने लोकसभा चुनाव के बीच सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। बड़ी खबर यह है कि भतीजे आकाश आनंद पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। आकाश से उत्तराधिकारी का दायित्व भी छीन लिया। कहा, पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे आकाश आनंद। तो ये बड़ा फैसला बीएसपी प्रमुख मायावती का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, साथ ही साथ अपने भतीजे आकाश आनंद से उत्तराधिकारी का जो दायित्व है वो भी छीन लिया गया। और ये कहा गया है कि पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारियों से आकाश आनंद अलग रहेंगे। तो चुनाव के बीच में बीएसपी प्रमुख का यह बड़ा फैसला कई सवाल भी उठा रहा है। आकाश आनंद भतीजे हैं मायावती के, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी पार्टी की तरफ से, और अब उन्हीं जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है, उत्तराधिकारी का दायित्व भी छीन लिया है। ये कहा है कि पूर्ण परिपक्व होने तक जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी, वो जो उनसे छीन ली गई है, उससे अलग रहेंगे आकाश आनंद। अब देखिए, भतीजे पर बुआ का भरोसा क्या खत्म हो गया है? क्या इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है? अब देखिए क्या पोस्ट किया गया है, ये भी आपको बता दें। विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। और इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। तो इस पोस्ट के साथ ही जो जिम्मेदारियां आकाश आनंद को दी गई थी, इस पोस्ट के साथ ही उन्हें वापस ले लिया गया। क्या कारण रहे इसके पीछे, ये भी इस पोस्ट में लिखा गया मायावती की, जो उन्होंने एक्स पर लिखा था।
और चलिए अब आकाश आनंद का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ा एक्शन जो देखने को मिला है मायावती का, कारण क्या इसके माने जाए चुनाव के बीच में, और जो ये एक्शन लिया गया है अब चुनाव में उसका कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है? आयुषी एक्शन का सीधा कारण है आकाश आनंद का जो परंपरागत पार्टी की लाइन है उससे अलग लाइन खींचने की कोशिश करना। आकाश आनंद जिस एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस एग्रेसिवली वो अपनी बातें कह रहे थे और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो सारे शब्द और वो सारे तथ्य जो हैं वो बहन जी के स्कैनर से गुजर करके नहीं गए थे। ये आकाश आनंद की अपनी लाइन थी और इसीलिए ये कदम उठाया गया। और एक बात मैं आपको ये भी बताऊं आयुषी की, जो पुरानी लाइन, जो पुरानी काडर है बीएसपी में, जो पुराने नेता हैं जो बहन जी के साथ अरसे से काम करते आए हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। इस तरह से आकाश आनंद को बयान देने का हक नहीं है और इससे मैसेज बहुत ही खराब जा रहा है। तो एक तरह से आपको मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो पार्टी में जो पुराना नेतृत्व है, जो पुराने नेता हैं और आकाश आनंद की जो नई पौध है, ये उनके बीच की लड़ाई थी, ये उसका अंतर विरोध था। और बहन जी को भी समझ में आया कि अगर इसको अभी समय रखे नहीं रोका गया तो ये मामला और भी ज्यादा गहराएगा। और दूसरी बात, मैसेज ये भी जा रहा था कि अभी तक पार्टी में बहन जी ही सर्वे सर्वा हैं। बहन जी पार्टी की नीतियां, लाइन, वाक्य, शब्द, बयान सब तय करती हैं। ये भी मैसेज आ रहा था कि पार्टी में एक नया पावर सेंटर भी इमर्ज कर रहा है जो कि सोर्सेज बता रहे हैं। तो इसीलिए समय रहते बहन जी ने फैसला लिया है। लेकिन मैं एक बात और यहां पर जोड़ दूं, आकाश आनंद के लिए रास्ते खत्म नहीं हुए हैं, ना बहन जी का स्नेह खत्म हुआ है। ये कुछ समय की बात, उन्होंने, आप लाइन पढ़िए जो आप पढ़ रही थी आयुषी, में लिखा है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक, यानी कि ये कुछ समय की बात है। एक तरह का मैसेज है, एक तरह का संदेश, एक तरह का सबक है। और सूत्र बता रहे हैं कि आकाश आनंद कुछ समय बाद फिर से वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका इस खबर पर। लोगों के बीच में बात किया, ये धरने पर बैठी थी और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी और देश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी पर योगी का पलटवार। सोनिया गांधी सच बोलने की आदत डाले, कांग्रेस सफेद झूठ बोलती है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, समाज को जातीय आधार पर कांग्रेस ने बांटा, आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस की देन है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आज़ादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है। कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे। बड़ी खबर यह है कि बड़ी संख्या में एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के सिक लीव पर चले जाने की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कल रात से अभी तक 70 उड़ानें या 2 रद्द हो गई है या उड़ान में देरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उड्डयन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो एयर इंडिया की उड़ानों पर असर, रात से 70 उड़ानें अब तक रद्द कर दी गई है या तो देरी से है। कारण ये बताया जा रहा है कि एक साथ सिक लीव पर तमाम जो लोग थे वो चले गए, जिसकी वजह से जो उड़ानें हैं उन पर असर पड़ रहा है। जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, ये कहा गया है, और इस वजह से जो उड़ानें हैं या तो वो देरी से है या फिर रद्द कर दी गई है। तो उड्डयन विभाग अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल रात से अभी तक बताया जा रहा है कि 70 उड़ानें ऐसी हैं जो कि रद्द हो गई है या फिर उनमें देरी हो रही है, और कारण ये बताया जा रहा है कि एक साथ जो क्रू मेंबर्स हैं वो सिक लीव पर चले गए हैं। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से रिया हमारे साथ है, मुंबई से मृत्युंजय सिंह और पटना एयरपोर्ट से शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रविकांत, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। एक साथ 70 क्रू मेंबर्स जो हैं वो छुट्टी पे चले गए, सिक लीव पर चले गए हैं और तमाम उड़ानों पर असर भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त क्या एयरपोर्ट पर तस्वीर है, जो उड़ानें हैं कितना असर उसका दिखाई दे रहा है फिलहाल एयरपोर्ट पर रद्द होने का? आयुषी, देखिए, इसमें समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये मामला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो कर्मचारी, करीब 300 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अचानक से अपना एक मैसेज भेजा और कहा कि मेरी तबीयत खराब है और सिक लीव पर चले गए। और उसके बाद इन 300 सीनियर मेंबर्स जो है कर्मचारी थे, पायलट और क्रू मेंबर्स, उन्होंने अपने स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल, यानी कोई कांटेक्ट फिर उनसे नहीं हो पाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, हमारे पद को लेकर के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है एयरलाइन, उसको टाटा ग्रुप अपनी दूसरी एयरलाइन एयर एशिया इंडिया में मर्ज करना चाहती है। दोनों एयरलाइंस को डोमेस्टिक एयरलाइंस बना के रखना चाहती है और उसके अलावा टाटा ग्रुप की जो 2 और एयरलाइंस हैं, विस्तारा और एयर इंडिया, इनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रखना चाहती है और इसको भी मर्जर करना चाहती है। तो जो डोमेस्टिक एयरलाइन है दोनों, उनके मर्जर में जो टर्म एंड कंडीशन हो रहा है, उसमें इन 300 कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के ये कर्मचारियों का कहना है कि जब मर्जर की प्रक्रिया चल रही है तो हमारा पद अगर यहाँ बड़ा है तो हमें इंटरव्यू दोबारा देने के बावजूद मर्जर के बाद छोटा पद दिया जा रहा है, या सुविधाएं कम दी जा रही हैं, या फिर किसी केस में उनकी सैलरी कम हो रही है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं पद, वेतन और सुविधाओं को लेकर के। इसी को लेकर के इनके भीतर असंतोष है, और ऐसा ये जो असंतोष है टाटा ग्रुप में पहली बार नहीं आया है। इससे कुछ समय पहले विस्तार
विस्तारा के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी इसी तरीके से मास सिक लीव पर वो चले गए थे, जिसकी वजह से सैकड़ों जो फ्लाइट्स हैं वो या तो कैंसिल हुई थी या डिलेड हुई थी। ऐसे मामलों में जो फ्लाइट्स होती है वो ज़्यादातर डिलेड होती हैं। जब अंतिम सूरत होती है तब कैंसिलेशन होता है, क्योंकि कैंसिलेशन में पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह बता रहे थे रविकांत हमें, क्योंकि सिक लीव बताई जा रही थी वजह, लेकिन इसके पीछे जो विवाद चल रहा है काफी समय से वो भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो तमाम जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। रिया का रुख कर लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से रिया हमारे साथ मौजूद है। रिया, सबसे व्यस्ततम जो एयरपोर्ट है उनमें से एक है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और जब इतनी सारी उड़ानें एकदम से रद्द हो गई है तो कितना असर एयरपोर्ट पर इसका दिखाई दे रहा है? जी आयुषी, ट्यूसडे यानी कल रात से आज सुबह तक 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या तो कैंसिल हुई हैं या डिले हुई हैं। और इसका कारण, जैसा कि रविकांत जी ने अभी समझाया, कि जो कर्मचारी हैं उनमें एक असंतोष है इस मर्जर को लेकर। सूत्रों से यही खबर मिल रही है, और उस असंतोष के कारण एक मास सिक लीव जो है वो कर्मचारियों ने उसकी कॉल यहाँ पर ली है। आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे, इस वक्त IGI एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ और आपको नज़र आएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस की अभी भी आपको जयपुर की जो फ्लाइट है वो कैंसिल नजर आएगी। तो इस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो डिले हुई हैं या कैंसिल हुई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट के लिए जो फ्लाइट्स जा रही हैं वो हैं। अगर हम एयरलाइन की बात करें तो उन्होंने भी ये एडवाइजरी जारी की, उन्होंने भी उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, और उन्होंने ये कहा है पैसेंजर्स को कि वो जब घर से निकलें, जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलें तो वो पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक करें और फिर निकलें। तो यहाँ पर जो एक स्थिति है कंफ्यूजन की वो पैसेंजर्स में बनी हुई है, और एक असंतोष की जो स्थिति है वो क्रू में लगातार बनी हुई है, जिसके कारण ये जो पूरा कंफ्यूजन है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर। और फ्लाइट जो हैं वो कुछ कैंसल्ड हैं। सूत्रों से जो हमें खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कि अगर इस असंतोष को नहीं सॉल्व जल्दी किया जाता है तो हो सकता है कि आगे और फ्लाइट्स कैंसिल हो। बिल्कुल, आगे मामला बढ़ सकता है, जैसे कि रिया जानकारी दे रही थी। मृत्युंजय, मुंबई में कितना इसका असर देखने को मिल रहा है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि उड्डयन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखा हुआ है, क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर? देखिए, कुल मिलाकर कल शाम 4 बजे के बाद से लेकर आज की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स जो है वो प्रभावित हुई हैं। 70 से ज़्यादा फ्लाइट है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 86 फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया की या इस टाटा ग्रुप की जो प्रभावित हुई हैं। इसमें जो स्टाफ है उन्होंने दोपहर बाद से कल मंगलवार की शाम से अपने फ़ोन बंद कर लिए और अपने सिक लीव पर चले गए, या उन्होंने अपने फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया, और इस प्रकार से करीब 300 कर्मचारी अपना उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया और ड्यूटी पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर टीम में कोई एक भी कर्मचारी एब्सेंट होता है तो उसकी भरपाई करना, एक बैकअप ऑप्शन तैयार करना काफ़ी कम समय में बहुत चुनौती भरा हो जाता है, और यही वजह थी कि लगातार फ्लाइट या तो कैंसिल होती रही या तो डिले होती रही। अभी की मैं यदि स्थिति की बात करूं इस वक्त की, तो जो बोर्ड पर जितने भी नाम हैं वो एयर इंडिया के फ्लाइट्स के वो ऑन टाइम दिखा रहे हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट्स थी वो डिले या तो कैंसिल हुई है। एयर इंडिया का कहना है कि हम या तो ग्राहकों को कैंसिलेशन की जगह फुल रिफंड दे रहे हैं या फिर अल्टरनेट फ्लाइट में उन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर जो एविएशन विभाग है उस पर इसका संज्ञान लिए हुए है, और क्योंकि बहुत सारे यात्री होते हैं वो जो 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग करके अपनी यात्रा को अंजाम देते हैं, यात्रा की तैयारी करते हैं, और आगे की फ्लाइट्स भी शेड्यूल होती हैं। कोई छुट्टियों पर जाता है, कोई मीटिंग्स के लिए जाता है, तो बहुत ज़्यादा उनका भी नुकसान होता है। तो इसका निश्चित तौर पर जो सिविल एविएशन विभाग है उसने संज्ञान लिया हुआ है, इस पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, विवाद कोई भी हो और भुगतना आम जनता को ही पड़ता है। पटना एयरपोर्ट से शशांक हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक, जो ये विवाद चल रहा है ये तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतना तो जनता को पड़ता है, जो ट्रैवलर है उन्हें भुगतना पड़ता है। क्या कुछ कहना है लोगों का, और क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, कब तक जो ये सिचुएशन है ये सॉल्व हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, कल रात में ही केबिन क्रू के एक सेक्शन ने बीमार होने की सूचना दी और वो लोग सिक लीव पे चले गए। इस कारण कल रात से आज सुबह तक एयर इंडिया की 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द थी या तो डिले हो गई है। लेकिन देखिए, पटना एयरपोर्ट पर मैं हूँ, कैमरा पर्सन पंकज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज की जो फ्लाइट यहाँ से मुंबई जानी है 1:45 बजे दोपहर में, वो टाइम पे है।
आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली जानी है शाम 4 बजे, वो भी टाइम पर है, वो शेड्यूल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी वैसी स्थिति फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन कल रात से सुबह तक वैसी स्थिति थी। अब क्यों एकदम से छुट्टी पे क्रू मेंबर्स चले गए, एक बड़ा सवाल है। क्या संतोष है या क्या सैलरी संकट है? लेकिन कंपनी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि जिनको भी नुकसान हुआ है उनके पैसे वापस किए जाएंगे, या वो किसी नई तिथि पे ट्रैवल करना चाहेंगे तो फिर उस हिसाब से टिकट की व्यवस्था है जो वो की जाएगी। लेकिन आज यहाँ से जो फ्लाइट मुंबई और दिल्ली जानी है वो टाइम पर फिलहाल जाएगी यहाँ से। जी, तेलंगाना में चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। आज पीएम मोदी तेलंगाना में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच केसीआर के बेटे केटीआर ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष से बातचीत में केटीआर ने कहा है कि अगर मोदी सत्ता में आ गए तो पेट्रोल डीजल 400 पार हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। जो दल एनडीए और इंडिया में नहीं है उनकी भी बड़ी भूमिका है। तेलंगाना में चौथे दौर में मतदान होना है। एक सप्ताह से कम का वक्त बचा है और सारी पार्टियां पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हैं। हमारे पास बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मंत्री केटी रामाराव हैं। सर, 400 पार का नारा बहुत गूंज रहा है, लगता है 400 पार तेलंगाना के साथ मिलकर? 400 तो ज़रूर पार करेगा। 400 पेट्रोल और डीजल का दाम 400 पार करेगा, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो 400 बिल्कुल पार करना ही है, क्योंकि 110 रुपया हो गया अभी पेट्रोल तेलंगाना में, 105 हो गया डीजल। तो अगर मोदी साहब फिर वापस आएंगे तो ज़रूर 400 पार करेगा। मुद्दे क्या हैं सर इस चुनाव में? क्या लगता है किन मुद्दों को सोच समझकर वोटर्स को वोट देना चाहिए और किन मुद्दों को आप हाईलाइट कर रहे हैं? 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बन के और एनडीए को सत्ता संभाल के। बहुत सारे वादे किए गए, वादे तो काफ़ी हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पहली बात ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी डबल की जाएगी। मुझे एक किसान को दिखाइए जिसकी आमदनी डबल हो गई। ये भी कहा गया था कि बुलेट रेल दौड़ेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार मिलेगा। लंबी लिस्ट है। अब जनता को ये सोचना है कि अगर 10 साल मौका देने के बाद भी कोई गवर्नमेंट अगर ये कह नहीं सकती और बता नहीं सकती कि उन्होंने जनता के लिए, देश के लिए क्या किया, तो क्यों उनको वोट दें? अगर बस मंदिर बनाना सबसे बड़ा मुद्दा था और मंदिर हमने बनाया इसलिए आप वोट दें हमें, तो तेलंगाना में तो केसीआर जी ने भी बनाया यादाद्री मंदिर, बहुत खूबसूरत और 1000 साल सबको खुशी देने वाली और आस्था को अगर लेके आप बात करोगे तो केसीआर जैसे धार्मिक लीडर तो कोई थे नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मुद्दे अहम होते हैं जनता के लिए, जैसे महंगाई जिसके बारे में मोदी जी बहुत बोलते थे 2014 से पहले, रोज़गार जिसके बारे में भी मोदी जी काफ़ी बोलते थे, इन सब को लेके, इन्फ्लेशन, इन सब को लेके जनता को सोचना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। आपका मानना है कि 24 के चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के में? जो रीजनल प्लेयर ना एनडीए के साथ है ना एनडीए के साथ, इंडिया के साथ हैं, 13 पार्टी ऐसे हैं। तो ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन तो है नहीं, पॉसिबल है। हिंदुस्तान में हमने इससे पहले भी देखा कि जब दोनों भी ब्लॉक, दोनों भी नेशनल पार्टी अगर जनता को विश्वास नहीं दिला सकती हैं कि हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो ज़रूर लोग बाकी लोगों को चुनेंगे। जैसे तेलंगाना में हमें तो उम्मीद है कि 10-12 सीट जीतेंगे और ताकतवर उभर के वापस आएंगे।